अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं और आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शाजिया। साजिद साहब, ट्राइका मीटिंग जो हुई है और उसमें अफगानिस्तान के अमन व अमान के हवाले से बात हुई है, आप क्या समझते हैं कि ये जो मीटिंग है ये कितनी फ्रूटफुल साबित हो सकती है? मैं समझता हूँ खुदा खुदा करके इंडिया की जो एक कैंपेन थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या अफ़गानिस्तान और इस पूरे रीजन के लिए, जी। उसको कुछ काउंटर करने की कोशिश की गई है। देखें, मैं हमेशा ये कहता था कि पहले उन्होंने क्वाड 1 बनाया, फिर उसके बाद क्वाड 2 बनाया, और इस पे सिर्फ एक चीज़ मिसिंग थी। ना को रशिया उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, ना चाइना कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान अल्टीमेटली लिमिटेड सोर्सेज रिसोर्सेज के तहत जो कर सकता था, एक बड़ी अच्छी काविश की गई है जिसके अंदर अमेरिका, रशिया और चाइना और अफगानिस्तान, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्राइका प्लस। इसकी मीटिंग हुई इस्लामाबाद में। 20 रुकनी वफद आया अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आए, और पाकिस्तान ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि सर्दियाँ आ पहुंची हैं अफगानिस्तान में, और जो करंट हालात फाइनेंशियल्स हैं वहाँ पे उसकी एक पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की गई। और उसके बाद एक प्रेस स्टेटमेंट भी छोड़ी गई उसके इख्तिताम पे, और उस पर ख़ास कर दुनिया को एक मैसेज दिया गया कि अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होती है तो दुनिया के लिए हालात जो माजी में जिस तरह से अबैंडन किया गया था अफ़गानिस्तान को, खुदा ना करे कि उस तरह के हालात पैदा हों। लेकिन ये कि अब देखें, उस पर ये ज़रूर है कि इस पे मोमेंटम, इस पे प्रेशर जो है वो रखने की ज़रूरत है। मैं समझूँ, मेरी नज़र में नाकस राय में, एक तो हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है बाहर, एम्बेसियाँ, हमारे एम्बेसडर्स को चाहिए कि इस पे प्रेशर मेंटेन रखें। कुरैशी साहब को चाहिए कि बाहर निकलें, दौरों पे निकलें, और बिलखसूस रशिया और चाइना और अफ़गानिस्तान और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, इन मुल्कों के अंदर इनको चाहिए कि इसी ट्राइका प्लस को लेकर आप बिल्कुल निकलें बाहर, दुनिया को बार बार बताएं कि अफ़गानिस्तान के हालात क्या हैं। इस पे ख़ास कर जो पाकिस्तान के एक में जो बात मेरी नज़र से गुजर गई है, वो इन्होंने स्टेटमेंट में कहा गया कि जो अफ़गानिस्तान के मुंजमद एहसासे हैं अमेरिका के अंदर, उनको भी रिलीज़ करना चाहिए। उस पर भी बातचीत दोहा में चल रही है, बल्कि उसमें एक और सिग्निफिकेंट स्टेप ये हुआ है कि अमेरिका ने उस पर कतर को एक जिम्मेदारी सौंपी है कि कतर कैन नेगोशिएट ऑन देयर बिहाफ। ये एक नई डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल में अमेरिकन दे आर टॉकिंग टू तालिबान, और उन्होंने कतर को कहा है कि उनसे बातचीत की जाए, और उनके जो अपने मुतालबात हैं अमेरिकन के, जिस तरह वो चाहते हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वहाँ पे ख़वातीन की नुमाइंदगी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुतालबा जो अमेरिका का है कि अफ़गानिस्तान को किसी बैरूनी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनको वहाँ इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। ये सबसे बड़ा मुतालबा अमेरिका का। और यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस वक्त भी 450 से ज़्यादा अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं, और अल्टीमेटली वो भी कंसर्न है अमेरिका का कि उनको वापस यहाँ अफ़गानिस्तान से किस तरह निकाला जाए। अच्छा सर, अमेरिका को खित्ते का अमन तबाह करने के हवाले से एक ज़िम्मेदार माना जाता है कि उसकी वजह से खित्ते का अमन जो है वो हमेशा से ख़राब रहा है इस खित्ते का। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये मीटिंग हो रही है, तो अमेरिका की इस बहस में शमूलियत के साथ आप क्या समझते हैं कि अमन की बात हो सकेगी? देखें, अमन, अमेरिका इसको बिल्कुल अबेंडन नहीं कर सकता अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को चाइना की वजह से। लेकिन उसमें ये बात ज़रूर है कि उन्होंने ये बात एक फैसले पे पहुंच चुके हैं कि इंडिया कैन सर्व देम बेटर अगेंस्ट चाइना। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम एटॉमिक पावर, उसको भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अफ़गानिस्तान पे भी वो देखना चाहते हैं, लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए, अफ़गानिस्तान के अंदर ख़राबी जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट को ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि चाइना बिल्कुल करीब में है। वहाँ पे अगर ख़राबी होती है तो चाइना बॉर्डर करता है अफ़गानिस्तान के साथ, और चाइना को इंगेज किया जा सकता है इस तरह की एक्टिविटीज़ में। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चाइना की तरक्की का बायस सिर्फ यही है कि अपने 50 साल के पीरियड में उन्होंने किसी भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट या वार में हिस्सा नहीं लिया। तो इस पर अमेरिका या कुछ अमेरिका के एलाइज ये समझते हैं कि अगर चाइना
کو घसीट के किसी इस तरह के चीज़ में शुमार किया जाए या इंगेज किया जाए तो इट कैन सर्व द बेटर। वो अमेरिका की इकानमी को एक गैप मिल सकता है, एक टाइम मिल सकता है टू कैच अप। अच्छा सर, ओआईसी की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया जाता है, मैं जानना चाहूँगी कि ये दौरा किस कदर अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि ओआईसी में बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं जिनके भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इन्हीं ताल्लुकात की बिना पर उनकी जानिब से कभी उन ममालिक ने भारतीय जो जुल्म सितम है ख़ास तौर पे कश्मीर में, उसके ऊपर उनकी तरफ से कभी कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन जिस वक्त सऊदी डोमिनेटिंग है, इनमें वही लीड कर रहे हैं इस चीज़ को। और अगर देखा भी जाए तो इस्लामिक उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है उसके ज़रिए भी सऊदी जो है उनका लीडिंग रोल है। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पहले ओआईसी का कोई कश्मीर के बारे में कोई सॉलिड उनका अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके नहीं हैं, बल्कि मैं यहाँ ये ज़रूर बताऊँगा माजी के हवाले से कि इसी ओआईसी को जब आपने पाकिस्तान ने कश्मीर के हवाले से अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया था, सऊदी अरेबिया को कहा था कि इस पर मीटिंग बुलाई जाए जब 370 था, तो इसी सऊदी अरेबिया ने आपके जो $2 बिलियन थे वो वापस मांग लिए थे, जो आपने कश्मीर से जो आपने चाइना से लेकर सऊदीया को वापस किए थे। लेकिन आज ये यकलत क्या हुआ है, इस पर मैं बताना ये चाहूँगा कि आपको जो इस वक्त $4.2 बिलियन जो सऊदीया ने दिया है और ये ओआईसी का यहाँ पे ये आना, ये दर हकीकत जो पिछले 1 महीने में हमारे 3 मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं और आईएमएफ का जो पैकेज साइन किया गया है और जो पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है इस वक्त अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरे ख्याल में अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप हैं वो अब पिघलना शुरू हुए हैं। अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। ओआईसी के जो एम्बेसडर हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं रिजवान शेख साहब, अमेरिका में 2 दफ़ा सर्व करके गए, वेरी पैट्रियाटिक डिप्लोमेट, बड़ा अच्छा करैक्टर, बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी उनकी। मैं समझता हूं कि मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि वो ओआईसी के नुमाइंदों को लेकर वो कश्मीर के बॉर्डर पे गए, एलओसी पे गए। ये एक सिंबॉलिक चीज़ है और मैं समझता हूं कि इसकी वजह से इंडिया पे और दुनिया पे ख़ासकर बिलखसूस मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। इसके दूरस्थ इसके असरात होंगे। मैं समझता हूँ कि इट वॉज इट वॉज अ गुड जेस्चर। इस तरह के जेस्चर और होने चाहिए। मेरे ख्याल में इनको कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस का डेलीगेशन बुला के उनको भी एलओसी पर लेकर जाएं और इसी तरह यूरोपियन यूनियन को बुला के उनको भी लेकर जाएं, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट को बुलाया जाए वहाँ पे। यह ज़रूरी है कि इनको बताया जाए कि कश्मीर के अंदर इस वक्त इंडिया किस तरीके से जुल्म ढा रहा है और इस वक्त कश्मीर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुकी है। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन आर्मी ट्रूप्स जो है वो दे आर एंगेज्ड इन कश्मीर। मुझे अगले दिन किसी ने कहा कि नहीं जी कश्मीर के हालात ठीक हैं। कश्मीर के हालात ठीक होते तो इतनी ज़्यादा फ़ौज वहाँ रखने की क्या ज़रूरत थी। और उसकी एक रीसेंट मिसाल आप अली गिलानी साहब जो कि कश्मीर के लीडर थे, उनका ओपन जनाजा ना कराना ये इस चीज़ की निशानी है कि वहाँ पे हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं हैं। सिर्फ उनकी फैमिली को कहा गया और बिल्कुल छुप छुपा के मीडिया कवरेज के बगैर उनका जनाजा जो है उनको वो फौत हुए तो उनका जनाजा हुआ। उनको लंबे अरसे के लिए घर में हाउस अरेस्ट में रखा गया, जो कि ना सिर्फ इटसेल्फ शर्मिंदगी का बायस है, लेकिन कश्मीर में हालात ख़राब हैं। अफसोस के साथ कि अमेरिका जो कहता है कि हम इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं, वो भी इस पर खामोश है, दुनिया भी सारी खामोश है कश्मीर पे। लेकिन कश्मीर, फ़लस्तीन, सीरिया, ये सारे ममालिक जो हैं इस वक्त इबरत का निशान बन चुके हैं और बन रहे हैं। और बिलखसूस मैं भूल चुका हूँ कि बर्मा के अंदर और जो हमारे वीगर मुसलमान चाइना के अंदर उनके हालात सब के बड़े ख़राब हैं। लेकिन हम वो कॉन्सेप्ट इस्लामिक उम्मा का ख़त्म होता जा रहा है। इस्लामिक कंट्रीज़ अपन पर इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं, अपनी इकानमी बेस्ड डिसीजन लेते हैं, जो कि मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें बहुत तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं और इन्हीं तब्दीलियों के साथ साथ हुकूमत के जाने की बातें भी की जा रही हैं। जानना चाहूँगी हुकूमत को किससे ख़तरा है और कौन है जो हुकूमत को गिरा सकता है। इसके साथ ही एक मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी होगा कि पीडीएम एक मरतबा फिर यकजा हो चुकी है, पीडीएम हुकूमत को कितना टफ टाइम दे सकती है? देखिए, पीडीएम अगले दिन बिलावल साहब का जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलना, फिर कराची से वो कहते हैं हम लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, हम इस्लामाबाद आएंगे।
लेकिन इस वक्त जो मैं उससे पहले हुकूमत के बारे में, हुकूमत को सबसे ज़्यादा जो दुश्वारी आ रही है वो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई का समुंदर है। इस पे मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि गार्डियन ने जो एक आर्टिकल लिखा है कि महंगाई के लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में चौथा कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। तो और ख़ास कर उन्होंने कहा, इस आर्टिकल अपने में लिखा कि अगर महंगाई इसी तरीके से रही, पाकिस्तान के उनके अवाम की रिलीफ के लिए कोई पैकेज या कोई चीज़ ठोस इक़दामात ना किए गए तो वहाँ पे खाना जंगी या वहाँ पे अनरेस्ट हो सकती है। ये एक बिल्कुल एक ख़तरनाक एक जो उन्होंने इस चीज़ पे इशारा किया उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि PDM इसका फ़ायदा उठाना चाहती है, उठाएगी, वो मज़ीद गवर्नमेंट को कमज़ोर करेगी। इस वक्त जो कई वज़रा और MNA जो हैं वो कई प्रोग्रामों में जाने को अब डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है PTI की गवर्नमेंट को, और पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। अगर देखा जाए तो ISI के अपॉइंटमेंट से लेकर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर जो अगले दिन जो जॉइंट सेशन था उसको बर्खास्त करना, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके वज़ीर आज़म साहब को बोलना नैब के बारे में, और उसके बाद कोर कमेटी का मीटिंग होनी, फिर कैबिनेट की मीटिंग होनी, ये सारी हुकूमत की बौखलाहट का सारा एक उसको अलामात हैं। और मैं समझता हूँ कि PTI की गवर्नमेंट को 5 साल अपने पूरे तो करने चाहिए, लेकिन किस तरह करेंगे। और दूसरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर सोचा जाए कि इमरान खान साहब जाएंगे और दूसरी गवर्नमेंट को आके या कोई दूसरा हल है वो महंगाई को कम कर लेंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त एक स्टेबल कुछ ख़ास लीडरशिप की ज़रूरत है जो आवाम का इत्मीनान हासिल कर सके। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कई लोग ये कहते हैं कि इसका फ़ौरन इलेक्शन इस चीज़ का हल है, लेकिन मेरे ख्याल में फ़ौरन इलेक्शन भी इसका हल नहीं है। अगर कोई दूसरी पार्टी आएगी तो वो महंगाई को किस तरह ख़त्म करेगी। अवाम का इत्मीनान बहुत ज़रूरी है। जो भी आगे लीडरशिप आए उसके लिए पहले उसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि अवाम उसके पीछे हो और वो अच्छा मैंडेट लेकर आए और डिलीवर करने की सलाहियत रखता हो। और अभी तो मज़ीद खबरें आ रही हैं कि अगले महीने से दोबारा पेट्रोल महंगा हो जाएगा। अभी होना था कोई 20 तारीख को, लेकिन उसको मुलतवी करके अगले महीने तक लेकर जाया गया है कि अगर अभी करते हैं तो 2 से 3 रुपए महंगा करना पड़ेगा, लेकिन अगले महीने जो है वो एक ऑप्शन होगी कि तकरीबन 10 और 11 रुपए के करीब हम महंगा कर सकते हैं। तो ये भी मज़ीद महंगाई की लहर जो है वो आएगी मुल्क में। पेट्रोल के हवाले से शाजिया मैं ये कहना चाहूँगा कि पेट्रोल तो 200 रुपये तक जाना ही जाना है, आप देखेंगे, और डॉलर भी 200 तक जाएगा, आपकी चीनी भी 200 तक जाएगी। बल्कि अब इस वक्त आटे का बहरान जो है वो भी सर निकालता नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ये मेंशन करूँगा कि हमारे ज़्यादातर जो PTI के लोग हैं वो ये कहते सुने गए हैं कि पाकिस्तान में तेल के कुएँ नहीं हैं, हम कहाँ से तेल ला कर दें। लेकिन आपके पास चीनी और आटे के कुएँ तो मौजूद हैं, बल्कि चीनी माफिया तो आपके कैबिनेट का हिस्सा है। उनको वो किस तरीके से चीनी को मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से कराची में इस वक्त 160-165 रुपए की किलो चीनी बिक रही है। और अगर ये हालात हैं तो उस पर आप लोग खामोश क्यों हैं? हर एक बंदे को NRO क्यों दे के बैठे हैं सारे? तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत बयानी है। किसी न किसी को स्टेप अप होना पड़ेगा और अवाम को रिलीफ देनी पड़ेगी, वरना अब चीज़ें ख़तरनाक हद तक जाती नज़र आ रही हैं। अच्छा सर, मेरा प्रोग्राम का आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे डॉलर के हवाले से। अभी आपने खुद भी बताया कि डॉलर जो है वो 200 रुपये की हद को क्रॉस करेगा। हुकूमत के पास ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं है कि वो डॉलर के रेट को कंट्रोल कर सके? डॉलर जिस तरीके से ऊपर जा रहा है और पाकिस्तानी रुपया जिस तरह से डीवैल्यू हो रहा है, इसके लिए कोई पॉलिसी सामने नहीं आ रही है और हुकूमत बेबस नज़र आ रही है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। आप क्या कहेंगे? मैं इस पे डॉलर पे जब रिसर्च कर रहा था अगले दिन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने खलीज टाइम का एक आर्टिकल पढ़ा उसमें यह था कि जब अमेरिकन थे अफगानिस्तान में, वो हर 15 दिन के बाद 500 से 600 मिलियन डॉलर कैश अफगानिस्तान लेकर आते थे अफगानिस्तान को चलाने के लिए या उनकी चीज़ें ख़रीदने के लिए। जिस तरीके से वो बंद हो चुके हैं और वो 500-600 मिलियन में से तकरीबन काफ़ी पैसा जो था वो पाकिस्तान आ जाता था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। बल्कि उसको रिवर्स उसका इस वक्त हो चुका है। इस वक्त आपका ज़्यादा पैसा, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान
इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन, अफगानिस्तान की इकानमी ख़राब है। तो सबसे ज़्यादा डॉलर आपका इस वक्त पेशावर से 25 से 30% डॉलर जो है वो आपका जा रहा है अफगानिस्तान में। और दूसरा देख एक चीज़ होती है सप्लाई एंड डिमांड। इस वक्त जितनी गवर्नमेंट इनस्टेबल है, दो चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। कई लोग जो मैंने यहाँ तक सुना है कि पीटीआई के लीडर्स जो कई जो ऐसे हैं लोग या कुछ इस्टेब्लिशमेंट या दूसरे लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं और भागने की, वहाँ से निकलने की ट्राइयां कर रहे हैं, पैसा लेके असासे लेके जा रहे हैं अपने दुबई में और लंदन में। और उसी वजह से डॉलर जो है वो स्टेबल नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी डॉलर मार्केट में होता है उसको उठा लिया जाता है और वो ड्रेन कर रहा है। इसके लिए कोई मेरे ख्याल में इन्होंने कोई बेबी स्टेप्स लिए हैं इन्होंने, गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक के हवाले से, और इसको मेरे ख्याल पर कोटा इन्होंने कम करने की कोशिश की। लेकिन सारा जो डॉलर उठता है वो सारा ब्लैक मार्केट से उठता है, हुंडी के जरिए जा रही चीज़ें। इस तरह के इक़दाम हो रहे हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बियॉन्ड कंट्रोल हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो दूसरा एक डिवैल्यू करने की आखिरी चीज़ है डॉलर, क्योंकि इन्होंने इस वक्त IMF को कमिटमेंट दे चुके हैं कि हम पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे, हम गैस की कीमत बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ाएंगे, और इसी तरीके से डॉलर के लिए भी कमिटमेंट है कि इसको किस हद तक डिवैल्यू पाकिस्तानी रुपया किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से शौकत तरीन सब सारे अपने एग्रीमेंट साइन करके गए हैं। इसकी आखिरी वजह ये थी, डॉलर इस वजह से जा रहा है। लेकिन मैं कोई अफसोस के साथ फिर भी जो भी मैं रिसर्च करता रहता हूँ वाशिंगटन DC में, कोई रिलीफ नज़र नहीं आती, कोई लीडरशिप नज़र नहीं आ रही इस वक्त पाकिस्तान में कि जिसकी बेस पे ये कहा जा सके कि आवाम को कोई रिलीफ मिलेगी आने वाले दिनों में। ये एक अफसोसनाक बात है, लेकिन मैं समझता हूँ मायूसी गुनाह है। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों पर रहम फरमाए। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, हमेशा की तरह आपने बड़ी खरी खरी बातें की, और आपको लोग इसलिए भी पसंद करते हैं कि आप बहुत खरी बातें करते हैं जो काफ़ी लोगों पर नागवार भी गुजरती हैं। अगले प्रोग्राम में कुछ और इश्यूज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए नाज़रीन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और साजिद तारड़ साहब को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।